दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, आप ऐसा करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े मैं करता हूँ। सेट 2 पढ़ा रहा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 एंड का किया था मैंने 6 ना। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़े और मैंने आपको मॉडिफिकेशन में 1A बता दिया था जिसमें एसिड में कमी हो रही थी। अब बताता हूँ जिसमें लीस्ट टर्म में कमी हो रही हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 पढ़ लें, कराता हूँ। जी, इसमें मॉडिफिकेशन हो रही है 2। लीस्ट टर्म कम भी हो रही है, ये हो गया स्कोप रिडक्शन, और एरिया बढ़ रहा है। तो स्कोप रिडक्शन को अलग चलाना है और बाकी सबको अलग चलाना है। लेकिन 30 जून 19 की एंट्रीज मांगी हैं और 30 जून 20 की, तो 30 जून 19 तक तो पुराना वाला चलेगा। पुराना वाला बिल्कुल इनिशियली हमने कितने पे रिकॉर्ड की होगी? पहले ओरिजिनली क्या था? 1 लाख 10 साल और 6%। जी 7360009। ठीक है, फिर इसके बाद कितने साल गुजर गए अमेंडमेंट होने तक? 5। तो 30 जून 19 भी चूंकि पूछा है, तो हम कल मैंने सिखाया था कि पूरा टेबल बनाया था, डायरेक्ट जंप भी कर लेते हैं। जो ओरिजिनल स्केड्यूल चल रहा था, चूंकि मैंने 30 जून 19 भी पूछा है, तो ये फिगर डायरेक्टली कैसे निकाले? 30 जून का ओपनिंग कल मैंने बताया था कि 30 जून 18 तक 4 साल गुजर गए थे, तो बाकी 6 रह गए थे। इस पे पावर 6 रखें तो ये आ जाएगा। हाँ, अभी 1 लाख 1 - 1.06 पावर 6 491,732 491,732। इसके ऊपर 6% 295,04 1 लाख 421,236। जब मॉडिफिकेशन हुई है तो हम यहां तक खड़े हुए हैं, और राइट ऑफ यूज इनिशियली हमने रिकॉर्ड किया था। कोई आईडीसी वगैरह तो नहीं था, कोई इंस्टॉलेशन 736,009, और मॉडिफिकेशन तक गुजर चुके हैं 5 साल, तो आधी जिंदगी गुजर गई है। 368,005 368,004। अच्छा, कल वाला एक रिकैप दे दूं। स्कोप रिडक्शन 2 बताए थे, एक एसिड में फिजिकल कमी थी और एक लीस्ट टर्म में कमी थी। अगर एसिड में फिजिकल कमी है उसको मैंने 1A लिखा हुआ है, और अगर लीस्ट टर्म में कमी है तो उसको मैंने 1B लिखा हुआ है।
1A में क्या किया था, राइट ऑफ यूज को भी प्रोपोर्शनेट कम किया था और लीज लायबिलिटी को भी प्रोपोर्शनेट कम किया था। लेकिन अगर लीज टर्म में कमी आएगी ना तो राइट ऑफ यूज को तो प्रोपोर्शनेट कम ही करना है। कितनी कमी आ रही है दोबारा? कल मैंने बताया था कि एसेट में फिजिकल चेंज आए तो ये स्कोप रिडक्शन है, कमी आए, और लीज टर्म में कमी आए तो ये स्कोप रिडक्शन है। कल मैंने सिर्फ फिजिकल कमी बताया था, तो उसमें एसेट में भी और लीज लायबिलिटी में भी प्रोपोर्शनेट कमी करनी थी। आज बताने लगा हूं अगर लीज टर्म में कमी आ जाए, अगर लीज टर्म में कमी आ जाए तो एसेट में तो अब भी प्रोपोर्शनेट कमी करनी है। ये कितने साल की जिंदगी को शो कर रहा है? 5। कितनी कमी हो रही है? तो 2/5 हम इसको कम कर देंगे। 8/10 नहीं, यानी 2/10 नहीं, इसको कम करना है। वैसे तो 10 में से 2 कम हो रहे हैं ना, लेकिन ये 10 नहीं, 5 साल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 5 में से 2 कम हो रहे हैं जी। 147,202 इतने से राइट ऑफ यूज कम होगा, और लीज लायबिलिटी में जैसे कल 2 टुकड़े किए थे, अभी भी 2 टुकड़े ही करूंगा। एक स्कोप रिडक्शन, और स्कोप रिडक्शन कैसे किया था मैंने? लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट की थी और उसमें प्रोपोर्शनेट कमी की थी। अब ऐसा नहीं करना, अब प्रोपोर्शनेट कमी नहीं करनी। अब ये करना है कि ओरिजिनल वाली पेमेंट्स नई टर्म पे, इसको मैं कह देता हूं पीवी ऑफ ओरिजिनल पेमेंट्स ओवर रिमेनिंग टर्म, फॉर रिमेनिंग टर्म। ओरिजिनल पेमेंट कितनी थी? 1 लाख, क्योंकि अब ये जो रिवाइज पेमेंट है ये कितनी है? ये तो 150,000 है, वो तो नई बिल्डिंग में इजाफा हो गया इसलिए 150,000 है। हम अभी सिर्फ स्कोप रिडक्शन को डील कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल पेमेंट्स फॉर रिमेनिंग टर्म कितनी रह गई है? रिमेनिंग टर्म, बल्कि मैं इसमें कह देता हूं रिमेनिंग रिवाइज्ड टर्म कितनी रह गई है? 5 में से 3 रह गए हैं, तो 1 लाख वही जो ओरिजिनल वाली पेमेंट है, 1 - 1.06 ओरिजिनल वाला रेट, नहीं सॉरी ओरिजिनल वाला रेट, हाँ ओरिजिनल वाला रेट पावर -3। जी 53,602 नहीं यार, 3 साल है सिर्फ, 3 लाख तो पेमेंट्स हैं। 2,26,0,1 और लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है कितनी? 421,236। तो हमने कितनी कमी करनी है? कितनी कमी करनी है? 153935। अच्छा, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा जरा ट्रिकी है, इसको दोबारा से समझें। मॉडिफिकेशन मैंने कल जो लिस्ट लिखी थी, लीज टर्म बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, एसेट में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, वैसे ही रेंटल चेंज हो सकता है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स नहीं, वैसे ही लेसर कहे कि नहीं भाई अपनी वारा खाता, रेंटल बदल दे। इनमें से मैंने स्कोप रिडक्शन को अलग किया था और बाकियों को अदर कहा था। अगर अदर है तो उनमें तो लगाना ही 0.2 है जो मैंने यहां किया था कल, जैसे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 सॉल्व किया होगा, उसमें थी ही अदर। लेकिन अगर स्कोप रिडक्शन है तो उसको मजीद 2 हिस्सों में बांटा था। स्कोप रिडक्शन या तो एसेट में कमी होगी या लीज टर्म में कमी होगी। अगर एसेट में कमी है तो एसेट में भी प्रोपोर्शनेट कमी करनी है और लायबिलिटी में भी प्रोपोर्शनेट कमी करनी है। लेकिन अगर लीज टर्म में कमी है तो एसेट में तो प्रोपोर्शनेट कमी ही करनी है, लेकिन लीज टर्म में प्रोपोर्शनेट कमी नहीं करनी। रिवाइज टर्म के जो बचे हुए पैसे रह गए लेकिन पैसे ओरिजिनल वाले, उनकी नई पीवी निकाल के कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करके पता चलेगा कितनी कमी करनी है। यानी दोनों में, किन दोनों में? लीज टर्म कम हो रही है या एसेट कम हो रहा है, दोनों में कॉमन बात क्या है? राइट ऑफ यूज को प्रोपोर्शनेट कम करना है। डिफरेंट यह है कि अगर सिर्फ आरओयू कम हो रहा है, अगर एसेट कम हो रहा है तो लायबिलिटी को भी प्रोपोर्शनेट कम करना है, और अगर लीज टर्म कम हो रही है तो लायबिलिटी को प्रोपोर्शनेट कम नहीं करना, कैरिंग अमाउंट को ओरिजिनल पेमेंट्स रिवाइज टर्म्स के साथ कंपेयर करना। पेमेंट ओरिजिनल रखनी है, पेमेंट नहीं चेंज लेनी है। अभी वो जो पेमेंट का चेंज लेना है वो अदर मॉडिफिकेशन के अंदर लिखेंगे।
तो अगर एसेट में कमी है तो दोनों को प्रोपोर्शनेट कम करना है, और अगर लीस्ट टर्म में कमी है तो एसेट को तो प्रोपोर्शनेट ही कम करना है, लेकिन लायबिलिटी में स्कोप रिडक्शन ऐसे निकालनी। अदर मॉडिफिकेशन पे आता हूं, पहले यहां तक की एंट्रीज कर दो। 30 जून 19 की भी एंट्रीज कहीं थी, तो 30 जून 19 में तो वही 3 एंट्री हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 1 साल की 73610 नहीं 01। इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 29504 और लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 1 लाख। ये तो हो गया 30 जून 19। 1 जुलाई 19 मॉडिफिकेशन अगर स्कोप रिडक्शन है तो 2 टुकड़ों में होती है। स्कोप रिडक्शन की अलग एंट्री होगी। लीज लायबिलिटी में कितनी कमी आ रही है 153935। राइट ऑफ यूज में कितनी कमी आ रही है जी 2/5 ना, लेकिन एंट्री करते हुए एक्यूमुलेटेड को अलग 2/5 करिएगा और राइट ऑफ यूज को अलग 2/5 करिएगा। इसको 2/5 करें और इसको अलग 2/5 करें। एक्यूमुलेटेड को 2/5 करें 147 ही बनेगा शायद, यही बनेगा, ये किया तो है। और 736 को करें डबल हो जाएगा शायद 24404। अब देखिए गेन है कि लॉस है, डेबिट या क्रेडिट? मेरा ख्याल है गेन है। क्रेडिट बन रहा है मेरे ख्याल में। ये हो गया गेन ऑन स्कोप रिडक्शन 6733। ये हो गई स्कोप रिडक्शन की एंट्री। जो कल प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में किया था उसमें राइट ऑफ यूज तो प्रोपोर्शनेट ही कम किया था, लायबिलिटी भी प्रोपोर्शनेट कम की थी। अब फर्क यह है कि अब लीस्ट टर्म कम हो रही है तो प्रोपोर्शनेट कम नहीं करना, पेमेंट्स को कम करके नई डिस्काउंटिंग करनी है। अच्छा ये वैसे टेबल से उठाया है, लेकिन वैसे अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये फिगर कैसे निकलेगी? रिमेनिंग 5 30 जून 19 में रिमेनिंग 5 की पीवी, ये क्या कर रहे हैं रिमेनिंग 3 की पीवी, यानी ये 2 साल कम हो रहे हैं, उन 2 साल के रेंटल उड़ा दिए, बस आखिर में से 2 साल के रेंटल उड़ा दिए। ये 5 की पीवी है, ये 3 की पीवी है, 2 रेंटल उड़ा दिए। ये हो गई स्कोप रिडक्शन। उसके बाद अदर मॉडिफिकेशन में यहां तक जो पहुंच चुके, इसको अब मजीद कहां तक पहुंचाना है? नई पेमेंट्स, नई रिमेनिंग लाइफ, नया डिस्काउंट रेट। स्कोप रिडक्शन के बाद कहां तक पहुंचा दिया था लायबिलिटी को? 267,301 तक। अब अदर मॉडिफिकेशन क्या है, इसको फाइनली कहां तक पहुंचाना है? नई पेमेंट्स, नई रिमेनिंग टर्म, नया रेट। यानी ये जो हम मॉडिफिकेशन लायबिलिटी में कर रहे हैं ना, अदर मॉडिफिकेशन का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? नई पेमेंट्स, नई रिमेनिंग टर्म, नया रेट, वहां तक पहुंचाना है। तो अब हमने इसको पहुंचाना है नई रिवाइज लीज लायबिलिटी तक। नई पेमेंट्स कितनी है? 150,000। 1 - 1 पॉइंट नया रेट, रहे 3 साल गए हैं 393647। कितना इंक्रीज करना है? 1 2 6 3। अब ये वाला जो इंक्रीज है ये लायबिलिटी क्रेडिट और राइट ऑफ यूज डेबिट। 1 2 6 3 4 6। तो मॉडिफिकेशन में अगर स्कोप रिडक्शन नहीं है तो ये लाइन निकल जाएगी, ये काम निकल जाएगा। लेकिन अगर स्कोप रिडक्शन भी है तो ये लाइन भी आएगी, ये लाइन भी आएगी और अदर मॉडिफिकेशन भी आएगी। क्योंकि मॉडिफिकेशन जो मर्जी हो, एंड ऑब्जेक्टिव लायबिलिटी को नई पेमेंट्स, नई रिमेनिंग टर्म, नए रेट पे लाना है। तो 30 जून 20 की डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी? कितनी लाइफ रहेगी इसके पास? 3 साल। 1157116। ये हो गई डेप्रिसिएशन। और अब लायबिलिटी को हम यहां तक पहुंचा गए, तो अब नया टेबल कहां से स्टार्ट होगा? यहां से।
30 जून 20 टेबल स्टार्ट होगा अब 393,647 इंटरेस्ट 7%, 27,555 कैश 150 और क्लोजिंग 202। तो 30 जून 20 की एंट्रीज कहीं हैं, एक हो गई ये एंट्री, एक हो गई 1 जुलाई 19 को मॉडिफिकेशन की एक और, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट 126,346 और बाकी ईयर एंड की 3 एंट्रीज हो गई, डेप्रिसिएशन की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री और कैश की एंट्री। हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। और अब आप ये जो मॉडिफिकेशन में मैंने सारी अंग्रेजी लिखी है ना, ये सारी पढ़ लें, मैंने कोशिश की है समझाने की सारी बातें। अच्छा एक चीज देख लीजिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बुक में ना एक वर्ड ऐड कर लें। चैप्टर में आए, पेज 13 पे थे हम, मॉडिफिकेशन का केस 2, पेज 13 मॉडिफिकेशन का केस 2। ये मैंने पुरानी बुक के लिए नया पेज दिया था। पेज 14 के टॉप पे देखें, वर्किंग वन की है मैंने, कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी, उसमें से क्या माइनस किया हुआ, पीवी ऑफ, ये ना साथ आप वर्ड लिख लें, ओरिजिनल लीज पेमेंट, ओरिजिनल साथ ऐड कर लें, पीवी ऑफ ओरिजिनल लीज पेमेंट आफ्टर स्कोप रिडक्शन डिस्काउंटेड एट ओरिजिनल रेट। अब ये ना मॉडिफिकेशन सारी पढ़ लें, ये कोविड-19 पेंडेमिक का एक पैराग्राफ ऐड हुआ था, वो भी पढ़ लेना। हाँ जी, नोटिफिकेशन अंग्रेजी मैंने कहा सारी पढ़ ले, मैंने ये सारा कुछ जो बताया ना कोशिश की है समझाने की, एंट्री की शक्ल में। और चलें पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस का आदात बहुत सारी, तो आप अभी पढ़ लें दिसंबर 18 करता हूं, दिसंबर 18 ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन 3। ये लीजेस ना पिछले कोई 3-4 साल से काफी पसंद है एग्जामिनर को, लास्ट टाइम भी इसमें से कोई 7 नंबर का आया सवाल। दिसंबर 18 मेरी बुक में क्वेश्चन 3 पढ़ ले, मैं करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया तो करो। इसमें उन्होंने कोई एंट्रीज या एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांगे हैं, लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज के क्लोजिंग बैलेंसेस मांगे हैं। तो वो जो मैं इधर वर्किंग्स कर रहा हूं ये ऐसे, तो यही मेन सोल्यूशन आ जाएगा। और लीज लायबिलिटी का वही जो स्केड्यूल बनाते होते हैं वो मैं सीधा बना के भी दिखा देता हूं, शायद किसी दौर में बनाया भी था। और राइट ऑफ यूज जो अभी वर्किंग कर रहा था, यही वर्किंग ही मेन सोल्यूशन बन जाएगी, क्योंकि या तो एंट्रीज मांगी हो ना, एक्सट्रैक्ट्स मांगे हो, तो फिर तो ये वर्किंग्स हैं। उन्होंने कहा ही यही है कि कैलकुलेट कर दें अमाउंट्स, तो ये जो मैं वर्किंग कर रहा था यही सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करिए। इसमें रीअसेसमेंट भी है, मॉडिफिकेशन भी है। दिसंबर 18 रुपीज मिलियन थाउजेंड क्या है? फिगर बढ़िया क्या? मिलियन, तो मिलियन में चलते हैं। राइट ऑफ यूज एसिड और लीज लायबिलिटी। कमेंसमेंट क्या है? 1 जनवरी 15। 1 जनवरी 15 जी। इनिशियली क्या तय था? 10 साल, 7 साल थे, लेकिन 3 ऑप्शन थी एक्सटेंड करने की, और लेसी को शुरू में लगता था कि वो एक्सटेंशन करवाएगा, तो इनिशियली लीज टर्म 10 साल ली गई होगी। और इनिशियल के लिए पहले 7 साल का रेंटल 80 मिलियन, 1 माइनस तब इम्प्लिसिट रेट या इंक्रीमेंटल रेट क्या था? कितना एडवांस है? तो पहला वाला 80 एज इट इज आ गया, बाकी रह गए 6। 1 माइनस डिस्काउंट रेट पावर माइनस 6, ये हो गए 7 इंस्टॉलमेंट्स। और जो अगली 3 थी वो थी 70। 1 माइनस 1.08 पावर माइनस 3। लेकिन इनका जो आंसर आना था वो टाइम लाइन पे 6 पे आना था, क्योंकि 8वें साल की इंस्टॉलमेंट है लेकिन एडवांस है, टाइम 7 पे पे होनी है, और जब उस पे फार्मूला लगेगा तो टाइम 6 पे आएगा। तो हमें इसको पावर 6 फिर से पीछे लाना पड़ेगा। ये डिलेड एनविटी है, ये जिनको जबानी बात समझ नहीं आई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 80 है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 70 है। ये 80 एज इट इज आ गया, ये रह गए 6। इन पे जब एनविटी लगेगी तो उसका आंसर ये 0 पे आएगा, और वो जो अगले 3 हैं उन पे जब एनविटी लगेगी तो आंसर 1 पॉइंट पीछे आएगा, और उसको पे पावर 6 दोबारा लाना पड़ेगा। कितना बना जी? 5 6 4 5 6 4 पूरा का 5 6 4 है, तो मिलियन में है तो कर ले डेसिमल। 3.51। चले अब इनकी जिंदगी बढ़ेगी आगे। तो फर्स्ट, अच्छा अब ये लीज लायबिलिटी मैं तो ऐसे स्केड्यूल बनाता ना, तो उसको ऐसे बना रहा हूं, चीज वही हो रही है। कैश फौरन मिल जाएगा, 1 जनवरी 15 कैश मिल गया 80। $483.51, और जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 15 तो 1 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा 483.51 पे 8%। 483.51 जी, 38.68, और कैरिंग अमाउंट पहुंच जाएगी 522.19, और यहां 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 31 दिसंबर 15 डिवाइडेड बाय 12।
क्योंकि हमने इस बेस पे इसकी लीस्ट टर्म 10 मानी हुई है कि एंड पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब एंड पे ट्रांसफर हो जाएगा तो पहले, अच्छा ये गड़बड़ होगी ना यार, 15 मिलियन का आईडीसी भी है ना भाई, 563.51 प्लस 15 578.51 डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि लीज टर्म हमने अगर 10 मानी है तो इसका मतलब है कि एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है यूजफुल लाइफ पे। तो 31 दिसंबर 15 राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन 48.53 ये हो गई 2015 की लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट और राइट ऑफ यूज की कैरिंग अमाउंट। ये 1 साल हो गया, 4 साल 3 साल मांगे थे, ये 1 साल हो गया जी, 31 दिसंबर 15। उसके बाद 2016 में कंपनी को लगता है कि अब ये एक्सटेंशन नहीं करेंगे, तो वो जो लीज टर्म का अंदाजा लगाया था कि ऑप्शन टू एक्सटेंड एक्सरसाइज होगी, अब लगता है नहीं होगी, ये होगी रीअसेसमेंट। तो रीअसेसमेंट का तरीका ये है कि, और अगर रीअसेसमेंट हो रही है ऑप्शन में चेंज, तो डिस्काउंट रेट रिवाइज्ड वाला। तो हम लोग 1 जनवरी 16 पे रीअसेसमेंट की एडजस्टमेंट ऐसे डालेंगे कि रिवाइज्ड वाली लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और रिवाइज्ड लायबिलिटी कितनी होगी, कितने साल गुजर गए? तो अब ये जो 80 शाम को मिलना है, ये वाला पे होना है, बाकी रह गए, बाकी कितने रह गए? 80, 5 रह गए। 1 साल गुजर गया तो ये उसी दिन शाम को पे कर देंगे और ये 5 रह गए। 1 साल गुजर गया ना, तो 80 रह जाएंगे 5। डिस्काउंट रेट नया वाला 1.0, तो नई लीज लायबिलिटी की फिगर बन जाएगी 3,991 391, ठीक है, सही है, 391 पॉइंट नहीं, पेमेंट इन एडवांस है, एमी बिला वजह सुबह एडजस्टमेंट करने पहुंच गए। पैसे तो ले लें, पहले दे दें पैसे। 1 जनवरी 16 कैश दे लें, वरना रीएडजस्टमेंट असेसमेंट की एडजस्टमेंट गलत हो जाएगी। नहीं ठहरे, अभी काटिएगा नहीं, इसमें से 18 नहीं निकला। 391 डिफरेंस कितना बनेगा? 391 देखें, सही है, बिल्कुल सही है। एमी बिला वजह लाइन काट दी मैंने, आपने लाइन नहीं काटी तो रहने दें। 1 जनवरी 16 रीअसेसमेंट, यहां क्या लिख लिया था? 391.17। कितनी एडजस्टमेंट करनी है? 131.02। ये हमें करनी है कमी। तो रीअसेसमेंट में कमी आए तो लायबिलिटी कम हो रही है, राइट ऑफ यूज क्रेडिट हो जाएगा। 1 जनवरी 16 रीअसेसमेंट 131.02, 399.28। चले अब लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं। 1 जनवरी 16 को कैश दे दिया हमने 80, बाकी रह गई 311.17 और 31 दिसंबर 16 को पड़ गया इंटरेस्ट। अब रीअसेसमेंट से हम आगे चल पड़े, तो अब इंटरेस्ट रेट कौन सा लगेगा? 9%। तो 311.17 इंटू 9%, 28, बस 339.17। ये हम 31 दिसंबर 16 की कैरिंग अमाउंट तक पहुंच गए और यहां पर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 16। अब इस 399 के पास कितनी जिंदगी रह गई है? पहले हमने ली थी एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, इसलिए ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इसलिए डेप्रिसिएशन 12 ली थी। तो अब तो एक्सटेंशन नहीं होने लगा, तो फिर ओनरशिप भी नहीं ट्रांसफर होने लगी। तो अब हम लीज टर्म तक रहेंगे और 7 में से 1 गुजर गया हुआ है, तो 6, ये 1 गुजर गया हुआ है जी। 56.66
0.55 332.73 ये हो गई कैरिंग अमाउंट राइट ऑफ यूज की और कैरिंग अमाउंट लीज लायबिलिटी की। 31 दिसंबर 16 तक। दिसंबर 16 तक। अब आगे 17 में क्या हो रहा है जी? एक और मायूसी वाला साल गुजरा और अब 1 जनवरी 17 पे हो रही है मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन में स्कोप रिडक्शन हो रही है जी? हो रही है कि नहीं हो रही है ना? 7 से 5 साल जा रही है लीज टर्म, यानी 2 साल लीज टर्म में कमी हो रही है, तो स्कोप रिडक्शन हो गई। अब ये लीज टर्म वाली स्कोप रिडक्शन है, चाहे एसेट में कमी हो चाहे लीज टर्म में कमी हो, राइट ऑफ यूज टू प्रोपोर्शनेट कम ही होगा। थ्री 332 के पास कितनी जिंदगी बाकी थी? 5। ये 2 साल गुजर गए थे ना, 5। उन में से 2 कम हो रहे हैं। 133.09 ये हो गया राइट ऑफ यूज में स्कोप रिडक्शन। डबल एंट्री की बात करूं तो राइट ऑफ यूज इतने से क्रेडिट हो जाएगा। लीज लायबिलिटी वाली स्कोप रिडक्शन कैसे निकलेगी? प्रोपोर्शनेट कम करेंगे? नहीं, ओरिजिनल पेमेंट्स को रिमेनिंग पीरियड पे ओरिजिनल रेट से डिस्काउंट करेंगे। अच्छा, ये मैंने लिख के बता दिया था। ये 391 की फिगर बनी थी, 80 मिलियन प्लस 80 1 माइनस 1.09 पावर माइनस 5.09, ये ऐसे बना था। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन के बाद स्कोप रिडक्शन की फिगर कैसे निकालूं? ओरिजिनल पेमेंट्स जी, अच्छा ये ना ये कैश ऊपर लेके बाद में भी रीअसेसमेंट कर सकते हैं, आंसर यही बनेगा। इसी तरह 80 मिलियन रिसीव करके भी स्कोप रिडक्शन कर सकते हैं, आंसर यही बनेगा। कितनी पावर? जी, दो नहीं रह गए, 3 साल रह गए, लेकिन एक ये है और 2 ये। कितना बना? 153.39। कितनी कमी आ रही है स्कोप रिडक्शन? नहीं, ये फिगर ठीक नहीं है। 2 20.73। कितनी आई स्कोप रिडक्शन की एडजस्टमेंट? 118.44। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे बता रहा हूं। डबल एंट्री मांगी होती तो लीज लायबिलिटी इतने से डेबिट, राइट ऑफ यूज इतने से क्रेडिट, और बाकी P&L डेबिट हो जाता। ये आई है मॉडिफिकेशन, अभी सिर्फ स्कोप रिडक्शन। अब अदर के लिए क्या करना है? ये ऊपर से कोई 3 लाइन बता दो। हाँ जी, ऊपर से जगह चाहिए थोड़ी। ये हो गई स्कोप रिडक्शन। उसके बाद हम अदर मॉडिफिकेशन कह के अब इस लायबिलिटी को कहां तक पहुंचाना है इवेंचुअली? नई पेमेंट्स, नया रेट, नई रिमेनिंग टर्म। तो पेमेंट में तो ऐसा कोई चेंज नहीं आ रही, बस रेट ही नया हो रहा है।
पॉइंट, तो 220 को यहां तक गिराना है 1 पॉइंट। ये अदर मॉडिफिकेशन, लीज लायबिलिटी डेबिट और राइट ऑफ यूज क्रेडिट। तो स्कोप रिडक्शन अगर हो तो मॉडिफिकेशन की 2 स्टेप एडजस्टमेंट होती है। राइट ऑफ यूज पहुंच गया 19.76, तो 31 दिसंबर 17 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब इसके पास जिंदगी रह गई है 3 साल, 65.92, और बाकी कैरिंग अमाउंट रह जाएगी 131.84। ये हो गई राइट ऑफ यूज की सारी कैलकुलेशन 15, 16 और 17। और लीज लायबिलिटी कैश पे हो जाएगा 81,338.4, और 31 दिसंबर 17 पे इंटरेस्ट लग जाएगा 138.84 पे नया रेट 13.88। तो 31 दिसंबर 17 की लायबिलिटी बन जाएगी 152.7। ये था जी 17 नंबर का सवाल। हाँ जी, दिसंबर 18 डन। अच्छा, एक आप कर दें फिर एक मैं करता हूं। जून 22 देखें, जून 22 बुक में क्वेश्चन 5 पिजन लिमिटेड। आप कर दें सॉल्व, छोटा सा सवाल है, कर दें सॉल्व। 1 साल नॉर्मल गुजरा है और अगले साल मॉडिफिकेशन हो गई है, 2 साल के एक्सट्रैक्ट मांगे हैं।
सवाल में कहा है कि करंट नॉन करंट नहीं तोड़ना, तो तोड़ना है। एसओएफपी में करंट नॉन करंट में तोड़ के लिखते हैं, तो तोड़ना है।
अरे 2 साल थे यार सिर्फ। ज्यादा देर लगा दी यार। करंट ऑन करंट में तोड़ना समझ आ गया? नहीं समझ आया ना? जब हम 2020 बना रहे थे, 2020, क्या तब हमें पता था कि मॉडिफिकेशन होने वाली है? तो जब 2020 बनाते हुए हमने करंट नॉन करंट में तोड़ना होगा तो हमें स्केड्यूल 21 तक फैलाना पड़ा होगा। जिस साल के एंड पे खड़े हैं उससे अगला साल भी बनाना पड़ता है। तो वो जो अगले साल का क्लोजिंग होता है वो नॉन करंट में लिखते हैं और जो दोनों का डिफरेंस है वो करंट में लिखते हैं। तो जब 2020 बना रहे थे तब हमें नहीं पता था मॉडिफिकेशन होनी है। तो 2020 बनाते हुए जो हमने करंट नॉन करंट तोड़ा होगा वो पुराने वाले को ही आगे चलाया होगा। वो मैंने शेडेड एरिया के अंदर डब्बे के अंदर किया हुआ है। 20 वाला क्लोजिंग लिखे ना, तो मैंने 21 बनाया हुआ है, पुराने वाले को आगे बढ़ा के उसको फिर करंट नॉन करंट में लिखा हुआ। एसओएफपी 2020 वाले कॉलम में जो मैंने करंट नॉन करंट तोड़ा है वो इग्नोरिंग मॉडिफिकेशन तोड़ा है। हाँ जी, नहीं 21 में अब मॉडिफिकेशन हुई है
तो इसलिए 20 में थोड़ी पता था मॉडिफिकेशन होनी है, तो 20 में जो करंट नॉन करंट तोड़ना होगा वो उसी फ्लो में चलाना होगा जिसमें 20 चल रहा था, वो मैंने शेडेड डब्बे के अंदर किया। ठीक है, और 21 की फिगर्स में कुछ ना कुछ चले दिसंबर 23 पढ़े मैं करता हूँ। क्या बताया यानी अगले साल का क्लोजिंग के लिए आपने बाकियों की पीवी निकाली? हाँ ठीक है। दिसंबर 23 बुक में डाला हुआ, जिनके पास पुरानी बुक है उसमें वो नहीं है। दिसंबर 23 मैंने बुक में डाला है क्वेश्चन नंबर 7, और जो ओरिजिनल देखने लगे हैं दिसंबर 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 1 बहुत बड़ा था, उसमें से पॉइंट 1 बुक में मैंने ऑलरेडी पॉइंट 1 ही डाला हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल सवाल देख रहे हैं उसमें 25 नंबर का सवाल था, और उसमें IFRS 2 भी था जो मैं IFRS 2 पढ़ाते हुए करा चुका हूँ, और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी शायद पता नहीं कराया होगा मैंने, और पॉइंट नंबर 1 पढ़ ले करता हूँ। इसमें SOFP और SOCI के एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं, लेकिन कहा है कि करंट नॉन करंट के तकल्लुफ में ना पड़े, और कंपैरेटिव भी मांगा है, तो 22 और 21 करना है सॉल्व। तो चूंकि लीज, लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज की ही फिगर्स निकालनी है, तो इसी तरह की वर्किंग कर लेते हैं, यहीं से एक्सट्रैक्ट्स की फिगर्स आ जाएंगी। मैंने लीज खत्म करना है, 10 सवा 10 हो सकते हैं। इनिशियली 1 जनवरी है 20, इनिशियली क्या टर्म्स तय थी? 40 मिलियन पेबल एट एंड ऑफ ईयर 7 साल के लिए, और तब इंटरेस्ट रेट था 12%। तो वर्किंग क्या ब्रैकेट में कर देता हूं जी, 40 मिलियन है, 40 1 माइनस पावर माइनस $182.55। पहले साल सब सुकून से चला और ओनरशिप एंड पे ट्रांसफर होनी, लिखा भी कुछ नहीं, होनी बनती भी नहीं, ऑफिस स्पेस लिए बस। तो 7 साल के ऊपर इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन 182.55 डिवाइड बाय 7 26.08, और 1 साल का लग गया इंटरेस्ट
182.55 पे 12%, कितना जी 2091, और 31 दिसंबर 20 को कैश पे कर दिया 40, तो लीज लायबिलिटी हो गई 164.46 और राइट ऑफ यूज रह गया 1547। ये हो गया 31 दिसंबर 20। उसके बाद 1 जनवरी 22 में जाके हुआ है, इसका मतलब 21 भी सुकून से गुजरेगा। तो 31 दिसंबर 21 इंटरेस्ट 164.46 पे 12 और 31 दिसंबर 21 कैश जी। इंटरेस्ट कितना 19.74, डबल 4.2 और 1 साल डेप्रिशिएट और हो गया 31 दिसंबर 21 26.08 जी 130.39। ये हो गया 31 दिसंबर 21। 1 जनवरी 22 हमने लेसर को कहा कि भाई जगह कम कर दो, 60% तक आ गए, रिड्यूस टू 60%, तो 40% जगह कम हो गई, लीज टर्म वही रही। तो ये स्कोप रिडक्शन है एसेट में कमी, जिसमें हम लायबिलिटी को भी और एसेट को भी प्रोपोर्शनेट कम करते हैं। तो 1 जनवरी 22 स्कोप रिडक्शन हो गया इसका 40%। $5,216 और इसी तरह से लायबिलिटी में भी स्कोप रिडक्शन हो गया 144.2 का 40% जी 57.68। स्कोप रिडक्शन हो तो इसके बाद फिर एक और अदर मॉडिफिकेशन के नाम हम एक और एडजस्टमेंट डालते हैं, और इसका मकसद होता है इवेंचुअली लीज लायबिलिटी को नई अमाउंट रिमेनिंग पीरियड नए रेट पे लाना। तो नई अमाउंट क्या हो गई 28, रिमेनिंग पीरियड अभी 2 साल गुजर गए थे तो 5, नया रेट जी 93.86। तो इसको बैलेंस करें, पॉजिटिव नेगेटिव, रेंटल बढ़ा है नहीं कम हुआ है, लेकिन पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। दिस माइनस दिस प्लस दिस तो पॉजिटिव है। तो 7.34 लीज लायबिलिटी क्रेडिट और राइट ऑफ यूज डेबिट। तो राइट ऑफ यूज पहुंच गया 31 दिसंबर 22 पे डेप्रिशिएट हो गया 85.57 के पास जिंदगी रह गई हुई है, एक दो गुजर गए थे। 68.46 और लीज लायबिलिटी 31 दिसंबर 22 पे इंटरेस्ट लग जाएगा 93.86 के ऊपर 15%, 14.08 और कैश चला जाएगा 28। और अगर करंट नॉन करंट तोड़ने को कहा होता तो 31 दिसंबर 23 भी बनाता 0.94। अब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी यहीं से मिलेंगी फिगर्स। कंपैरेटिव भी मांगे हैं तो 22 का कॉलम भी और 21 भी। करंट नॉन करंट नहीं मांगे तो बस एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में आ जाएगा राइट ऑफ यूज एसेट और लायबिलिटी में आ जाएगी लीज लायबिलिटी। 21 में राइट ऑफ यूज एसेट 130.39, 22 में राइट ऑफ यूज एसेट 68.46, 21 में लीज लायबिलिटी 144.2, 22 में लीज लायबिलिटी
79.94। इनकम स्टेटमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और स्कोप रिडक्शन पे गेन या लॉस। डेप्रिसिएशन 2021 में, 2022 में, इंटरेस्ट 2021 में 19.74, 2022 में 14.08। स्कोप रिडक्शन के ऊपर लायबिलिटी डेबिट 57 से, एसेट क्रेडिट 52 से, तो गेन लॉस, लायबिलिटी ज्यादा डेबिट हो रही है, एसेट कम क्रेडिट हो रहा है, तो गेन आ जाएगा। गेन ऑन स्कोप रिडक्शन 57.68 माइनस 50, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5:2। हाँ जी, लीजेस कोई हाथ पर चल गए कि यही है लीज। सेल एंड लीजबैक अब एक चीज रह गई। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजें देख लें ताकि मैं अगली क्लास में सेल एंड लीजबैक कराऊं नमाज के बाद। चैप्टर में आए, इसमें बताएं, चैप्टर में पेज 14 पे, पेज 14 बल्कि ऐसा करें, पहले पेज 10 पे आएंगे। पेज 10, ये जो मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, इसमें नंबर 4 देखें, शॉर्ट टर्म लीज। पेज 10 पे डेफिनेशन में नंबर 4, शॉर्ट टर्म लीज। नाम से ही पता चल रहा है वैसे, शॉर्ट टर्म, 1 साल के अंदर अंदर वाली। पढ़ लेंगे दीदी, ये 1 साल के अंदर अंदर वाली लीज है, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लीज। हाँ जी, ओके, चले अब आए पेज, पता नहीं कौन सा, पेज 14। पेज 14 के हाफ से नीचे मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्शन अकाउंटिंग फॉर लीज। 2 लीजेस ऐसी हैं, एक शॉर्ट टर्म लीज और एक सस्ते एसेट्स की लीज। सस्ता एसेट क्या होता है? ये डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, ये पढ़ के देख लें। सस्ता एसेट डब्बे के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, इसकी मिसाल होती है कि वो जो ऑफिस में अगर हम बहुत सारे यूपीएस लगा रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स ले रहे हैं, तो वो सस्ता एसेट है। मिलियंस की कंपनी है, बिलियंस की कंपनी है, सस्ता एसेट है। बल्कि मैंने जुमला ही नहीं बोला, सस्ता एसेट कंपनी की औकात देख के नहीं होना, उस मुल्क के हालात देख के होना। The assessment of whether an underlying asset is of low value is performed on an absolute basis regardless कि लेसी के लिए ये मटेरियल है कि नहीं। The assessment is not affected by लेसी की औकात। तो ये मुल्क के हिसाब से होता है। तो अगर सस्ते एसेट की लीज है या शॉर्ट टर्म लीज है, इसके लिए IFRS 16 ने लेसी को कहा है कि अगर वो इस डिस्काउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता तो ना पड़े, और इसके लिए सिंपल एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर ले। यानी जो किराया दे रहा है बस उसको एक्सपेंस मान ले। हाँ, माने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, या अगर कोई और बेहतर तरीका है तो ठीक है, वरना स्ट्रेट लाइन ही ठीक है। ये पेज 14 के एंड पे सारा पढ़ लें। इन 2 लीजेस के बारे में, यानी शॉर्ट टर्म लीज और सस्ते एसेट्स की लीज के बारे में IFRS की तरफ से इजाजत है। एंड लेसी मे इलेक्ट, वो चाहे तो नॉर्मल लीज अकाउंटिंग ना लगाए, ये वाली अकाउंटिंग लगा ले। ये वाली अकाउंटिंग क्या, कोई राइट ऑफ यूज नहीं, कोई लीज लायबिलिटी नहीं, जो किराया दे रहा है उसको ओवर द पीरियड एक्सपेंस मान ले। ये पेज 14 के आखिर में ये कहानी लिखी है। हाँ जी, चलें लेसी की लास्ट चीज, पेज 15। पेज 15 सब लीज। सब लीज क्या लगता है नाम से? लेसी ने लीज पे एसेट लिया और आगे लीज पे दे दिया। अब वो जो लेसी है वो लेसर भी बन गया, उसको कहेंगे इंटरमीडिएट लेसर, और जो बड़ा लेसर है उसको कहेंगे हेड लेसर। कंपनी ए ने लीज पे दिया कंपनी बी को, कंपनी बी ने कंपनी सी को सब लीज पे दे दिया। ये है बड़ा लेसर, हेड लेसर,
और ये है दरमियाना लेसर, इंटरमीडिएट लेसर। तो हम सब लीज इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए तो सिंपल लीज है, तो बस सिंपल सा लेसी है, इसके लिए पढ़ने लगे। इसने एज लेसी अपने पास क्या अकाउंटिंग की हुई है, राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब देखना यह है कि ये जो आगे लीज पे दे रहा है तो ये लेसर की कौन सी अकाउंटिंग करेगा, तो देखना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है। और ऑपरेटिंग फाइनेंस का फैसला कैसे होता है, वो जो 5 निशानियां थी, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि वो 5 निशानियां अंडरलाइंग एसेट के देखनी, राइट ऑफ यूज एसेट के हिसाब से देखनी है। मुश्किल हो गई बात, जाग रहे हैं हम। जब ये फैसला करते हैं ना कि अंडरलाइंग एसेट की इकोनॉमिक लाइफ में से कितने अरसे के लिए लीज पे दे दिया, एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, उसमें से 8 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो ये फाइनेंस लीज की एक निशानी है। इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, सिर्फ 3 साल के लिए लीज पे दिया है, तो ये फाइनेंस की निशानी नहीं है। लेकिन अब अगर ये उन 3 में से 2.5 साल के लिए आगे लीज पे दे रहा है, तो अब ये 2.5 साल मेजर पार्ट है कि नहीं, उसको इस 3 के हिसाब से देखना है या 10 के हिसाब से, 3 के हिसाब से। ये बात कर रहा हूं कि अब जब इसने फाइनेंस और ऑपरेटिंग का फैसला करना है तो वो राइट ऑफ यूज के हिसाब से करेगा, अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से नहीं। अगर कंपनी बी ये तय करता है कि ये ऑपरेटिंग लीज है, तो वो अपनी राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग एज इट इज चलाएगा और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग अलग चलाएगा। ऑपरेटिंग लीज में क्या होती है, रेंट इनकम होती है बस। और अगर ये फैसला करता है कि ये फाइनेंस लीज है, तो इसने अपनी बुक्स में अभी राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी रखी हुई है। और अगर ये आगे फाइनेंस लीज पे दे रहा है तो उसको नेट इन्वेस्टमेंट लीज या लीज रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट क्या करे, वो आरओयू को निकाल देगा उसमें से, और कोई गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। ये अलग चला करेगा, ये अलग चला करेगी, इससे पैसे जाया करेंगे, इसके पैसे आया करेंगे, उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ करेगा, इस पर इंटरेस्ट इनकम हुआ करेगी। ये पूरा पेज पढ़ लें, पेज 15 पूरा पढ़ लें। हाँ जी पढ़ा। अच्छा एक सवाल जबानी देख लें, अभी देखना है तो अभी देख लें। मैं चाहता हूं कि आप ब्रेक के बाद फिलहाल लीज बैक करें, अभी ही देख लें ताकि सब लीज फारिग करें। दिसंबर 22 कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी हो तो जरूर करके देखिए, नहीं तो सोल्यूशन भी देख लें तो बहुत है। दिसंबर 22 मेरी बुक में क्वेश्चन 6 बैडमिंटन लिमिटेड। सवाल पढ़ के कैलकुलेटर पे कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन भी देख लें तो बहुत है। ये देख लें तो फिर करता हूं ब्रेक।
1.5 साल तक ये राइट ऑफ यूज ऐसे चलेगा, उसके बाद ये राइट ऑफ यूज से निकल के लीज रिसीवेबल बन जाएगा। लीज लायबिलिटी वैसे ही चलती रहेगी, राइट ऑफ यूज 1.5 साल निकल के फिर खत्म हो जाएगा। ये सोल्यूशन में जो 2 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई किया ना, एन्युटी फैक्टर। हाँ जी, चले 92 बस।